हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारत में या यूँ कहिए कि दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो सबसे प्रमुख विभाग थे उनके पदनाम, उनके नाम और उनसे संबंधित अन्य कुछ और तथ्यों को जानेंगे जिनसे परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए, यह टू द पॉइंट जीके है, अर्थात सीधी सी बात है। इसमें कहीं पे कोई ज़्यादा कहानी मैंने नहीं रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इससे मतलब इन पदनामों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या अन्य कोई परीक्षाओं। तो आपका समय नष्ट न करते हुए आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले आप एक नज़र देख लीजिए। तत्कालीन केंद्रीय सल्तनत में सल्तनत काल में सुल्तान जो होता था वो सर्वोच्च होता था। क्या होता था? सर्वोच्च होता था। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि आखिर सुल्तान क्यों होते थे, बादशाह क्यों नहीं होते थे, शहंशाह क्यों नहीं होते थे, सर्वोच्च राजा क्यों नहीं होते थे? देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये सर्वोच्च होते थे, लेकिन एक खलीफा के अधीन खुतबा पढ़ते थे, यानी कि खलीफा के नाम से ये अपना शासन को चलाते थे। इसलिए अपने आप को यह सुल्तान कहा करते थे। ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये तत्कालीन जो मुस्लिम जगत था उसका समर्थन प्राप्त कर सके। सीधी सी बात है, इतना याद रखिएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी कथा कहानी है, इस पर समझना या समझाना वर्तमान वीडियो में उद्देश्य नहीं है मेरा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इस समझने के लिए बता दिया कि इन्हें सुल्तान क्यों कहा जाता था और दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों बोला जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 विभाग जो थे उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले था दीवान विजारत। दीवान विजारत होता था वित्त विभाग। कौन सा विभाग? वित्त विभाग। और इसके जो मुखिया होते थे, अध्यक्ष होते थे, उन्हें वजीर कहा जाता था। दीवान विजारत, वित्त विभाग, मुखिया इसका वजीर। और यह केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सवाल बनता है कि केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वजीर होता था, दीवान विजारत का मुखिया। तुगलक काल को स्वर्ण काल एवं बलबन के काल को निम्न काल माना जाता है। हर एक प्रकार के दृष्टिकोण से दिल्ली सल्तनत में तुगलक के काल को स्वर्ण काल और बलबन के काल को थोड़ा निम्न काल माना जाता है। ऐसा है इसलिए कि तुगलकों के अधीन दिल्ली सल्तनत का अच्छा खासा विस्तार हुआ। और हाँ, सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार ही नहीं हुआ, सांस्कृतिक विस्तार भी हुआ, सामाजिक विस्तार भी हुआ। अन्य मतलब किसी राज्य साम्राज्य के विस्तार के जो चारों खंभे, 5 खंभे होते हैं, उस चारों 5 खंभों में इसका विस्तार हुआ। इसीलिए तुगलक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस काल को दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण काल बोला जाता है? ध्यान रखेंगे, तुगलक के काल को। तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद ने वकील सुल्तान नामक पद का सृजन किया। यह अंतिम शासक था, तुगलक वंश का यह अंतिम शासक था। इसके बाद बलबन आया था, बलबन इसी को हटा करके बना था। हालांकि बलबन इसका संरक्षक भी था, एडवाइजर भी था। खैर, वो बात की बात है। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बता दिया मैंने कि अंतिम शासक था। वकील सुल्तान नामक पद का सृजन किया था। और यही जो वकील सुल्तान होता था, ये राजा को सलाह दिया करता था। बलबन बना, बाद में उसने उसको हटा दिया, यानी कि तुगलक वंश को हटा करके बलबन आ गया था। अब सवाल आपसे ये पूछेगा कि वकील सुल्तान नामक पद का सृजन किसने किया? तो तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद ने किया था। ध्यान रखिएगा। दूसरा था दीवान अर्ज। दीवान अर्ज जो होता था वो सैन्य विभाग होता था, यानी कि आज का जो आर्मी हो गया वो उस दौर में दीवान अर्ज कहलाता था। ठीक है, और इसका जो मुखिया यानी कि अध्यक्ष होता था, आरिजे मुमालिक कहलाता था। तो दीवान अर्ज का अध्यक्ष कौन होता था? आरिजे मुमालिक। दीवान विजारत का अध्यक्ष कौन होता था? वजीर। और यह सैन्य भर्ती एवं अन्य सैन्य सुविधा का ध्यान रखता था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सैन्य संबंधी समस्त कृत्यों को निर्वहित करता था ये आदमी, यानी कि इसके अध्यक्ष पर जो होता था आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक जो होते थे, इनका इस काम था सेना का बहाल करना, उनका होलिया रखना, घोड़े को रखना, घोड़ा को दाग प्रथा देना, अच्छे घोड़ों को रखना, साथ ही युद्ध से संबंधित जितने भी सामग्री होते थे सब इसी के अधीन होते थे। और उनका निरीक्षण करना, उनको सुचारू ढंग से देखना रखना, ये सब सारा काम इन्हीं का होता था। हालांकि ये सारे कृत्य जो होते थे वो राजा के अधीन होते थे, लेकिन राजा तो सब जगह जाएगा नहीं, कोई ना कोई एक आदमी होनी चाहिए। तो वो आदमी था कौन? आरिजे मुमालिक। अगला है दीवान इंसा। दीवान इंसा को शाही सचिवालय कहा जाता था। इसका प्रधान दबीर ए
मुमालिक, मुमलिक नहीं है, कहीं कहीं मुमलिक भी मिलेगा, कहीं कहीं मुमालिक भी मिलेगा। दबीर ए मुमालिक होता था। इसे पत्राचार विभाग भी कहा जाता है। कहिए कि श्रीमान कन्फ्यूजन नहीं है, सचिवालय पत्राचार कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तत्कालीन समय में इतना बड़ा सेक्रेटारिएट होता नहीं था, राजा के मन के ऊपर होता था। ये जो दीवाने इंसा होती थी, यही सारे राजाओं को, दूर दराज के राजाओं को पत्र पत्राचार भेजती थी। और साथ ही राजा के पास जो भी आवेदन या कुछ भी लिखित सामग्री आती थी, वो सब दीवाने इंसा के पास जाती थी। वही बैठ के इसको चेक करते थे, इसके भाषा, इसके लिपि, इसके अर्थ को, और फिर राजा को जाके ये लोग बताते थे। ठीक है, तो दाबीर ए मुमालिक किसका होता था? दीवाने इंसा का, यानी कि शाही सचिवालय का। अब है दीवाने रिसातल। दीवाने रिसातल जो था वो विदेश विभाग था। क्या सब विभाग था? विदेश विभाग। आज विदेश विभाग होते हैं, विदेश मंत्री हमारे हैं। तो उस दौर में भी एक विभाग होता था दीवाने रिसातल। इसका काम होता था विदेशों से संपर्क को बनाए रखना या किसी बाहरी आए हुए आगंतुक के साथ व्यवहार करना, इसका यही काम था। और इसमें 3 डिपार्टमेंट थे। पहला काजी उल कुजात, जो न्याय विभाग का मुखिया होता था। दीवाने बरीर, जो गुप्तचर विभाग का होता था और उसका मुखिया कहलाता था बरीद मुमालिक। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, दीवाने बरीर जो होता था वो गुप्तचर विभाग होता था और इसका मुखिया होता था बरीद ए मुमालिक। ठीक है, अगला है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब जो होता था शाही शिष्टाचार का अधिकारी होता था और इसे कभी कभी बारबक भी बोला जाता था। अमीर ए हाजिब को याद रखेंगे, शाही शिष्टाचार का होता था। ये शाही शिष्टाचार क्या होता था? शाही शिष्टाचार का मतलब हो गया कि राजा के दरबार में लोग कैसे बिहेव करेंगे, राजा से कैसे बात करेंगे, राजा के दरबार की साज सज्जा कैसी होगी, राजा के सामने जाने वाले व्यक्ति किस शिष्टाचार से पेश आएंगे, ये सारा काम इसी अमीर हाजिब का होता था, जिसे बारबक भी कहा जाता था। तो ये था केंद्रीय प्रशासन से सर्वोच्च कुछ पदों की व्याख्या। अब इसके नीचे के कुछ एक पदों को देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक नज़र इसे पुनः खुद से देख लें। अभी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अन्य ऐसे पद को जो वजीर यानी कि वित्त विभाग के अंदर काम करते थे। याद रखिए, अभी हमने जो पढ़ा ये 4 ऐसे प्रमुख विभाग थे जो केंद्रीय प्रशासन को चलाते थे दिल्ली सल्तनत में। अब जो है वो वजीर के अधीन, यार हमने पहले ही मोटा में लिख दिया, वजीर के अधीन अधिकारी, यानी कि वैसे अधिकारी जो वजीर के अधीन काम करते थे। वजीर किसका मालिक होता था? दीवाने विजारत, यानी कि वित्त विभाग का वजीर मालिक होता था। कौन कौन है एक नज़र देख लेते हैं। मुशर्रिफे मुमालिक आधुनिक महालेखाकार था। ठीक है ना, आधुनिक समय में जो महालेखाकार होते हैं ये उस समय होते थे। कौन? मुशर्रिफे मुमालिक। अगला है मुस्तौफी मुमालिक, यह महालेखा परीक्षक होता था। मजूमदार व्यय के कागज रखने वाला, यानी कि जो व्यय होते थे उनके कागजात को रखने वाला। खजीन जो होता था वो वित्त के अधीन एक कोषाध्यक्ष होता था, यानी कि कोष जो होता था उसकी देखभाल करने वाले को खजीन बोला जाता था। दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग, यानी कि राजा जो बनवाते थे कहाँ क्या बनवा रहे हैं, साथ ही राज परिवारों के मकबरे वगैरह या पुराने मकबरे वगैरह जो होते थे उन सब की देखभाल करना और साथ ही उनका नियंत्रण रखना और साथ उनकी जांच करना भी इसका एक काम होता था। कौन करता था? दीवाने इमारत। ऐसे भी इमारत लगा हुआ है। मुहतसिब जो होता था नैतिक नियम एवं माप तौल का निरीक्षक होता था। ये बहुत टेढ़ा रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमने प्रैक्टिस सेट में भी इसे देखा है, परीक्षाओं में भी। दीवाने मुस्तखराज जो होता था वो बकाया की जांच करने वाला होता था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद के सृजन किया था। दीवाने मुस्तखराज पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और यह बकाया की जांच करने वाला अधिकारी होता था। आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे कड़ा शासक था अपने अंतः के प्रशासन के मामले में, खास करके वित्तीय नियंत्रण के लिए उसने बहुत से सुधार किए। उसी ने सबसे पहले ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कर देने वाले हैं, जो कर नहीं देते हैं बल्कि छिपा जाते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए क्या कहते हैं,
भूखंडों की जांच करने के लिए एक पद का सृजन किया जो पता लगाता था कि कहाँ कहाँ के भूखंड से पैसे नहीं आ रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं तो चोरी से आ रहे हैं। और उस पद का नाम दिया गया क्या चीज़? दीवाने मुस्तक राज। अगला था दीवाने वकूफ़। दीवाने वकूफ़ जो होता था वह भी व्यय की कागजात जांचने वाला होता था, और इसकी जो पद की स्थापना थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगला है दीवान अमीर कोही, ये VVI है, इसको जरूर याद रखेंगे। दीवान अमीर कोही पद का सृजन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और यह कृषि विभाग था। इसका काम था लोगों को बीज देना, नहरों की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सलाह देना, खाद वगैरह देना। और इसी पद के सृजन के बाद तरह तरह के लुटेरे टाइप के लोग जो थे प्रशासन में घुसे, और इसका जो क्या कहते हैं कृषि से संबंधित जो स्वप्न था वो टूट गया था। खैर ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे दीवान अमीर कोही कृषि विभाग था, और इसका संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लास्ट है वकील ए दर। वकील ए दर जो होता था वो राजा और राज परिवार से संबंधित लोगों की देखभाल करता था, अर्थात राजा और राज परिवार से जो लोग होते थे उनके देखभाल, खान पान, रहन सहन, आन जान, पहनावा, ये सारी चीज़ों की जो उनकी ज़रूरतें होती थी, निजी ज़रूरतें होती थी, उसे पूरा करने के लिए ये उत्तरदायित्व था। ठीक है, ये सारे चीज़ किसके अधीन काम करते थे? वजीर के अधीनस्थ जो अधिकारी होते थे उसके, यानी कि वजीर के अंदर काम करने वाले। वजीर किसका मालिक होता था? दीवाने वजारत यानी कि वित्त विभाग का। पहला कौन था? मुशरिफ है मुमालिक यानी कि महालेखाकार। दूसरा कौन था? मुस्तौफी है मुमालिक यानी कि महालेखा परीक्षक। तीसरा कौन था? मजूमदार, व्यय के कागज रखने वाला। चौथा कौन था? खाजिन यानी कि कोषाध्यक्ष। दीवाने इमारत, लोक निर्माण विभाग। मुहतसिब, नैतिक नियम एवं माप तौल का निरीक्षक। दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी इसके पद का सृजन किया था, बकाया की जांच करने वाला। दीवाने वकूफ़ यानी कि व्यय के कागज जांचने वाला। और ये देखिए मजूमदार जो था व्यय के कागज रखता था, और दीवाने वकूफ़ उसकी जाँच करता था। जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना किया था पद का। दीवान अमीर कोही, ये बहुतों बार आप सुने होंगे, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पद के सृजन किया था। और वकील दर जो राजा और राज परिवार के संबंधित लोगों की देखभाल करता था या उनकी निजी ज़रूरतों को पूरा करता था। तो ये था दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन से संबंधित प्रमुख पदों के बारे में। इसके अलावा हमने टू द पॉइंट में ही क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक से संबंधित वीडियो को भी बनाया, आप वहाँ से भी बहुत सारे पद को देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे थे लाऊंगा। वीडियो को हमने जानबूझ के छोटा छोटा रखा है ताकि आपको देखने में समस्या ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई सुझाव अपेक्षित हो तो ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।